नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रो साहब, सबसे बड़ी खबर तो भाई इस समय बनी हुई है राहुल गांधी जी का रायबरेली से नॉमिनेशन। लेकिन उस पे आने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट खबर है, बड़ी अभी नहीं बन पाई है, बड़ी बनने में शायद मंगलवार को बड़ी खबर होगी। लेकिन उसके उसके जो रिपरकशंस होंगे, उसके जो प्रभाव होंगे, अ, अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटीशन है, उस पे बातचीत कर उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और ऐसा लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है। उन्होंने अपने जो जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं या उनके ऊपर जो केस बना है, उस केस को उन्होंने चैलेंज किया है। तो जैसी बात उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है और जिस तरह का उन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शन किस दिन है, किस तारीख को है, इनका प्रभाव पड़ेगा, उससे एक आशा ये तो बन रही है कि अरविंद केजरीवाल शायद 7 तारीख के बाद जेल से बाहर आ जाए। अब मेरा प्रोफेसर साहब आपसे समझना ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ज्यादा आर्टिकुलेट है, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है और दिल्ली की उन 7 सीट के अलावा और पंजाब की उनका थोड़ा जो क्षमता है ना, उनकी उनकी रीच ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है। तो इस पे मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। इसकी काफी संभावना है कि 7 तारीख को उनको एक फेवरेबल ऑर्डर मिलने का। देखिए, नेता, लोकप्रिय नेता और जनता के साथ संवाद स्थापित करने में जो महारत अरविंद केजरीवाल को हासिल है, वो इस वक्त मेरा मानना है कि किसी जमाने में लालू यादव को विपक्ष में हासिल थी और विपक्ष में गैर भाजपा पार्टियों में अब अगर किसी को ये महारत हासिल है तो वो महारत अरविंद केजरीवाल को हासिल है। ये तो पहली बात रही। उनका चुनाव प्रचार में कूद पड़ना हमेशा ही किसी भी पार्टी और किसी भी विपक्ष की जत्थेबंदी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। जहां तक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा करने का आदेश देगा या नहीं देगा, इसके बारे में मेरी राय थोड़ी अलग तरह की है। मैं इस मामले में बहुत उम्मीद से भरा हुआ नहीं हूं। मैं चाहता तो हूं कि वो रिहा हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो रिहा होंगे। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सकारात्मक लगने वाले और उम्मीद बढ़ाने वाले बहुत सारे अवलोकन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पहले भी कर चुका है और मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में तो ये सब अवलोकन इतने ज्यादा हुए थे और अखबारों में इस तरह इनका प्रकाशन हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जेल से छूटने ही वाले हैं। लेकिन अंततः पीएमएलए के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों ने सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया कि वो मनीष सिसोदिया को जमानत दें। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया है कि भाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी इसलिए किया गया है कि उन्हें चुनाव प्रचार में न भाग लेने दिया जाए। उनकी गिरफ्तारी का कारण ये, इसी बात पे उनका लगातार फोकस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार को भी इस पर विचार करेंगे, जमानत देंगे नहीं देंगे अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन मंगलवार को इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूरे मसले को टेंटेटिव कर दिया है, अनुमानित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर मंगलवार को या बुधवार को या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अदालत से बाहर आते हैं, तो ये विपक्ष की जो भाजपा विरोधी मुहिम है उसको पहले से ही मैं मानता हूं अच्छी मुहिम चल रही है, काफी इस मुहिम में संभावनाएं दिख रही हैं मुझे। इसको एक ऐसा जोश प्राप्त होगा जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने अंदेशा नहीं लगाया होगा कि ये ऐसा होगा। भाई आप लोगों को जेल में डालेंगे तो लोग जब जेल से निकलेंगे तो धक्का तो आप ही को लगेगा। जैसे संजय सिंह जेल से निकले तो भाजपा को उसका धक्का लगा, अरविंद केजरीवाल जेल से निकलेंगे तो संजय सिंह के जेल से निकलने से धक्का लगा तो उसका 100 गुना ज्यादा धक्का लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तो एक बहुत बड़ी संभावना है और हम लोगों को सांस रोक के इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि निजी तौर पे मुझे इसकी संभावनाएं कम लग रही जी, प्रो साहब, मैं एक और दो, क्योंकि एक बड़ा इवेंट कल था राहुल गांधी का रायबरेली से पर्चा दाखिल करना। और मैं इसको एक चीज कहूंगा, पहले तो सारे लोग, जितने मेरे कांग्रेस के जो दोस्त मित्र हैं, उनका फोन आने लगा, अरे ये क्या कर दिया, डूब गए, बिल्कुल बेकार। लेकिन जब सेकंड थॉट पे जिस तरह से कांग्रेस के जो लोग व्यू रच रहे हैं, अब ये लग रहा है कि शायद ये ही ठीक डिसीजन था ओवरऑल चीजें देखते हुए। तो मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि राहुल गांधी का रायबरेली से पर्चा भरना
किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अमेठी से लोग कह रहे थे, अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए हैं, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जी को दे दिया गया। मैं इस पे एक वक्तव्य चाहूंगा। इस प्रश्न पे हम लोग दो तरह से एक विचार करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग बारी बारी सोचें कि राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो क्या खोते और क्या पाते, और रायबरेली से लड़ेंगे तो क्या खोएंगे क्या पाएंगे। अगर अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो मेरा मानना यह है कि वो उनके जीत की गारंटी नहीं थी। उन्हें स्मृति ईरानी के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष में उलझना पड़ता, जिसके लिए उनके पक्ष में जमीन पक रही थी। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। मेरा मानना है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी में जमीन उत्तरोत्तर अनुकूल होती जा रही थी। अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो राहुल गांधी के जीतने में संदेह कम होते, स्मृति ईरानी के जीतने में संदेह ज्यादा पैदा हो जाते। ये स्थिति बनती और राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आप देखिए, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती तो वहां से शर्तिया चुनाव जीत जाती, और वो वायनाड से राहुल गांधी जीते हुए हैं ही तकरीबन, तो भाई बहन दोनों ही संसद में पहुंच जाते। ये जो लक्ष्य गांधी परिवार का दोनों को संसद में पहुंचाने का, ये लक्ष्य तब भी पूरा हो जाता। मेरा मानना यह है कि ये लक्ष्य अब भी पूरा हो जाएगा जब वो अमेठी से न लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। वो रायबरेली से लड़ेंगे, इसमें चुनाव जीतने की अमेठी के मुकाबले संभावनाएं कई गुना ज्यादा। वो आसानी से, और सोनिया गांधी ने अंतिम चुनाव वहां से जितने वोटों से जीता था 1.5 लाख वोटों से, उससे कहीं ज्यादा अंतराल से अमेठी का चुनाव राहुल गांधी जीत जाएंगे। उसके बाद में जब वो वायनाड छोड़ेंगे तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़के संसद में पहुंच जाएंगे। 6 महीने की देर है। तो दोनों ही स्थितियों में, अगर दोनों में से कोई भी विकल्प होता नाते, दोनों ही स्थितियों में भाई बहन दोनों संसद में पहुंच सकते थे। लेकिन इतना सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो उनकी चुनौती जो होती, उस चुनौती में आक्रामकता अधिक होती, उसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई पड़ता। ये चुनौती फिर उस तरह की चुनौती होती जैसी चुनौतियां कभी अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को दी थी और जीत गए थे, जैसी नरेंद्र मोदी को दी थी और दूसरे नंबर पर रहे थे बनारस से। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार का एक माहौल बनता उनके पक्ष में। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस ने नीति अपनाई है, इस नीति के भी अपने लाभ हैं। इसमें राहुल गांधी पर दबाव कम रहेगा वहां चुनाव जीतने का, और वो 2 जगह से, उत्तर से भी और दक्षिण दोनों जगह से सांसद होंगे। इसका भी उनकी राष्ट्रीय राजनीति में, उनको राष्ट्रीय नेता बनने में उनके मुकुट में एक कलगी और लगेगी। तो ये सब बातें हैं, इनका भी लाभ है। और अगर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी सीट कायम रखते हैं, दक्षिण से इस्तीफा देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगले 5 सालों में कांग्रेस को खड़ा करने में इसकी भूमिका एक होगी। जी प्रोफेसर, मैं एक इसी में और जरा आगे जोड़ लूं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि बीजेपी इसीलिए डेस्परेट थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, क्योंकि चुनाव को स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी करना चाह रही थी। ऐसे रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि अब वो स्मृति ईरानी को जब उन्होंने वहां अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, तो वो 1-2 दिन के बाद वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी जैसा चल रहा वो चलेगा। मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, ये जो मोदी जी हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कांग्रेस की बी टीम हो गए हैं क्या, ये तो कांग्रेस के पक्ष में सारे काम कर रहे हैं। कल अगर मोदी जी इतना हल्ला नहीं मचाते, डर गए, डरो मत, भागो मत, तो मेरे ख्याल में नॉन इवेंट हो जाता। उनको तो, मैं अगर रणनीतिकार होता तो मैं उनसे कहता कि आप एक शब्द मत बोलिए, बीजेपी एक शब्द ना बोले, वो इवेंट ही बैठ जाता। अब मोदी जी इतना हल्ला मचाते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके, अब वो कभी भैंस खोल ले जाएंगे। एक तो अपनी छीछा लेकर कराते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो मोदी जी जिस तरह की भाषा। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, मोदी जी को क्या हो गया? इसमें 2 बातें कहूंगा। एक तो पहली बार मैं बात कहूंगा कि वो अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ते तो भाजपा स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी कर देती। वैसे मैं अभी भी ये मानता हूं कि रायबरेली से भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को वहां फंसा सके। इस काम में अमित शाह विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाएंगे, और मेरे ख्याल से वो खुद हो सकता है कि पूरे चुनाव को गाइड करें, अपनी खुद रणनीति बनाएं और कोशिश करें कि राहुल गांधी को रायबरेली में जो लाभ होने वाला है उस लाभ को न्यूनतम कर दिया जाए, और अगर उनकी चले तो इस लाभ को उलट दिया जाए। ये ऐसा मत मानिए कि भाजपा इसको राहुल गांधी के लिए एक चहलकदमी वाला इलेक्शन बनने देगी। भाजपा रायबरेली से भी राहुल गांधी को काफी मुश्किलों में डालने की कोशिश करेगी। मेरी पहली राय तो ये है। दूसरी राय, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मैं इस मामले में
हाल ही में शेखर गुप्ता ने इस बारे में लिखा था कि नरेंद्र मोदी को हो क्या गया। देखिए, शेखर गुप्ता हम लोगों की तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी के आलोचक नहीं है। वो आमतौर पर भाजपा, वो बीच की लाइन लेते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की तरफ नरम रहती है, समर्थक नहीं है लेकिन नरम रहती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है, बजाय इसके कि वो एक मुद्दे में पूरे चुनाव को एक सूत्र में बांधा, जैसा कि वो हमेशा करते रहे हैं। एक तो वो मुद्दे बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, और दूसरे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोल रहे हैं, इस तरह कांग्रेस की बनाई हुई पिच के ऊपर वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी रहस्यमय सी चीज है। शेखर गुप्ता लिखते हैं, देश का इतना बड़ा वरिष्ठ पत्रकार, वो कहता है कि ये एक रहस्यमय सी चीज है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहीं पर उन्होंने शायद अपना आर्टिकल खत्म किया है कि पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा पहली बार वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी के भाषण की जो पूरी पूरी विषय वस्तु है, वो इतनी गड्ढमड्ढ हो गई है, उसमें बहुत सारे पहलू इतने गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि जनता की समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल उनका फोकस कहाँ पे है। वो जनता से क्या बात, किस बात पे जनता की मोहर चाहते हैं, ये उन्हें अभी तय नहीं हो पा रहा है। और दूसरे एक चीज तो बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे हैं, इस चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तक तीसरा तीसरा जो दौर शुरू होने वाला है, उस दौर में ये और स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आया कि नहीं आया। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको वो दिखाया कि नहीं दिखाया। पिछली बार भाजपा भास्कर में एक खबर प्रकाशित हुई, दिखाई थी मैंने ना, कि इसमें किस तरह मध्य प्रदेश में एक मीटिंग हुई दूसरे दौर के बाद में। हाँ, तो उसमें हालत ये थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मध्य प्रदेश जैसी जगह में जहाँ संगठन इतना मजबूत है, ना झंडे पहुंच रहे हैं, ना टी शर्टें मोदी की तस्वीर वाली पहुंच रही हैं, मतलब कार्यकर्ता नहीं काम कर रहा है, जबकि 250-300 नेताओं की टोली लगी हुई है कार्यकर्ताओं से काम लेने में और उन्हें एजेंडा थमाने में, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी नहीं काम कर रहा है। तो तीसरे चरण का चुनाव इस बात की चुगली खाएगा कि नरेंद्र मोदी की कोशिशें कार्यकर्ताओं के स्तर पर कामयाब हो रही है या नहीं हो रही। मैं प्रोफेसर साहब, लेकिन एक चीज मैं, जब आप ये बात कह रहे हैं, दर्शकों को भी समझना होगा। ये बिल्कुल बात है कि अमित शाह साहब एक बहुत कामयाब स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी का एक छात्र और है कांग्रेस के पास, और 7 मई को वो जो, मतलब छात्र क्या, तो वो प्रोफेसर साहब हो गए हैं, डीके शिव कुमार हैं। 7 मई को कर्नाटक में इलेक्शन खत्म हो रहे हैं, और डीके शिव कुमार शायद उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं जिस यूनिवर्सिटी के अमित शाह साहब पढ़े हैं। उन क्लासेस का, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में उन्होंने वो हिरेन पांड्या, जस्टिस लोया और सोहराबुद्दीन टाइप क्लासेस नहीं अटेंड किए थे, या ऑप्शनल नहीं लिया था, लेकिन बाकी उसमें महारत हासिल है। तो अगर वो यहाँ बैठते हैं आके रायबरेली, तो डीके शिव कुमार बनारस भी बैठ सकते हैं, क्योंकि एक ध्यान रखना होगा कि बनारस का भी बहुत फ्रेंडली, भाई प्रधानमंत्री लड़ना है तो ठीक है। केजरीवाल साहब जब 2014 में आए थे, वोट कम मिले थे, 3.25 लाख वोट मिले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को बांध दिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी वहां फंस के रह गए थे लास्ट के 3-4-5 दिन। और 2022 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी जी को खुद विधानसभा चुनाव में लास्ट के 3-4 दिन केवल कैंप करना पड़ा था बनारस। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि ये इतना आसान नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि 6 के बाद वो यहीं कैंप कर रही है। तो इस इलेक्शन को ये लोग भी एक कहीं ना कहीं रेफरेंडम की तरह यूज कर रहे हैं कि देखें अब तुम कहां हो। और इससे मुझे एक और चीज लग रही है प्रोफेसर साहब, जिसपे आप जरा बताइए। इंडिया अलायंस और बीजेपी तो एक दूसरे से उत्तर प्रदेश में गुत्थम गुत्था हो ही रहे हैं। एक पहलवान और आ गया है, वो है बीएसपी। अब बीएसपी अपनी शक्ति बचाने के लिए लड़ रहा है। कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जिसका आपके पास जानकारी हो, जहां पे बीएसपी, ऐसा नहीं कि बीएसपी भी लड़ रही है। बीएसपी जौनपुर में बीएसपी बहुत अच्छा लड़ रही है। धर्मेंद्र सिंह की पत्नी वहां बीएसपी का टिकट है, पहले दूसरे नंबर पे रहेंगी। आपके पास एक आध सीटों की और जानकारी, कुछ कुछ जगह बीएसपी बहुत अच्छा लड़ रही है, तो वो भी एक उलटफेर करने की स्थिति में बीएसपी भी है। देखिए, मैं आपने जिस तरह इशारा किया है, मैं उसे समझ रहा हूँ। देखिए, मैं स्वीकार करूंगा ये कि चुनाव से पहले मेरी धारणा ये थी कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का खेल खेलने के लिए जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे और जो रवैया अख्तियार किया, उससे नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी को मायावती की उपस्थिति से कोई खास फायदा होगा। वो कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगी, कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी, कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगी। और जहां वो दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगी, वहां मैं मानता हूं कि वो
अपनी सीट जीतने की गंभीर कोशिश करते हुए नजर आएंगी। अभी इसमें से एक सीट है जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया है, वो सीट है संत कबीर नगर की सीट। अच्छा, संत कबीर नगर एक खास तरह का, इसको पहले खलीलाबाद बोलते थे, एक खास तरह का निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 6.25 लाख मुसलमान वोट है और करीब 4.5 लाख दलित वोट है उसमें। निषाद वोट 2 लाख है, ब्राह्मण करीब 3 लाख है, राजपूत 1.25 लाख है, यादव भी 1.25 लाख के से कुछ ज्यादा है, कुर्मी भी 1.25 लाख है और भूमिहार 50,000 है। इस तरह 19.5 लाख वोट है। तो इसमें मुसलमान और दलित वोट आपस में मिल जाए तो सीधे सीधे ये 11.25 लाख वोट हो जाता है। अच्छा, तो अब इसमें गारंटी ये लेनी पड़ेगी कि मुसलमान वोटों का ज्यादा हिस्सा जो है वो एक तरफ पड़े। तो मायावती ने यहां पर एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया है जिनका नाम है सैयद नदीम अशरफ। ये बस्ती जिले के रहने वाले हैं, एक एनजीओ चलाते हैं, युवा हैं और समाज सेवी के रूप में उनकी ख्याति है। तो ये उम्मीदवार वहां खड़े किए गए हैं और सपा ने एक निषाद बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद को टिकट दिया है। तो ऐसी स्थिति में पहली नजर में अगर अंकगणित देखें, हालांकि जरूरी नहीं हर चुनाव में अंकगणित काम आए, अंकगणित देखें तो इसमें जो बसपा का उम्मीदवार है वो एक जिताऊ स्थिति में दिखाई पड़ता है। मैं अभी और भी निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाऊंगा, खासतौर से बसपा के निर्वाचन क्षेत्रों का, कि वहां पर उसके उम्मीदवार किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में समीकरण है या नहीं। तो इससे प्रतीत होता है कि मायावती को हम लोगों को घटा के कम करके नहीं आंकना चाहिए। मायावती भी उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ सीटें जीतने जा रही हैं। पिछली बार उन्होंने 10 सीटें जीती थी और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर 10 नहीं तो कम से कम वो 7-8 सीटें तक उत्तर प्रदेश में जीत सकती हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि भाजपा दूसरे राज्यों में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता कि इसकी ये मौका भाजपा को प्राप्त होगा। जी, मैं प्रोफेसर मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ जो मैंने 2016 अप्रैल को कहा था कि बीजेपी के लिए 50 सीट पार करना उस समय तो मुश्किल था, अब तो करीब करीब असंभव लग रहा है। चीजें बदल गई हैं, लोगों का मूड बदल रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हार जाती है भाजपा, जैसा कि आपने कहा है और मैं आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा 30 सीटें हार जाती है तो फिर भाजपा के लिए चुनाव जिस तरह वाटरलू के मैदान की लड़ाई नेपोलियन के लिए अनिष्टकारी साबित हुई थी, उसी तरीके से ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा। जी, नहीं, मैं इसलिए बता दूं क्योंकि जो इसको करके खत्म करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी बहुत लंबा हो जाएगा। राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने से जो अगल बगल की सीट है, मैं अमेठी नहीं बोल रहा हूँ, उनकी अगल बगल की जो सीटें टच कर रही हैं, लखनऊ का मोहनलालगंज है, बहुत लंबा क्षेत्र टच करता है रायबरेली से, वहां से आर के चौधरी लड़ना है। पिछली बार बीजेपी 60-65 हजार वोट से जीती थी। आर के चौधरी पुराने बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो सिटिंग एमपी साहब हैं कौशल जी, उनके घर की पारिवारिक समस्याएं बहुत रही हैं, लड़के ने हत्या कर दी, ये सब हुआ, तो उसमें वो फंसे हुए हैं। तो एक सीट उस पर बहुत फर्क पड़ेगा राहुल गांधी की दूसरी सीट जो कांग्रेस लड़ रही है बाराबंकी से, तनुज पूनिया, पीएल पूनिया के लड़के, वो पूरी लगती है रायबरेली से, उस पर बहुत प्रेशर, मतलब उस पर पॉजिटिव प्रेशर आ जाएगा। तीसरी सीट है प्रतापगढ़, जहां से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल हैं संगम लाल गुप्ता के अगेंस्ट, एसपी सिंह पटेल इंडिया गठबंधन के, उस पर फर्क पड़ेगा। कौशाम्बी एक सीट है जहां पे पिछली बार 35,000 वोट से सपा का कैंडिडेट हारा था, रिजर्व सीट है। उस कौशाम्बी सीट में पिछली बार राजा भैया की जो पार्टी जनसत्ता, कुछ उनकी जो पार्टी है, जिसके 2 एमएलए, एक राजा भैया कुंडा से और बाबागंज से एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 ही एमएलए हैं उसके, उस पार्टी ने पिछले चुनाव में 1.5 लाख वोट मिले थे, मतलब 2019 में। और बाबा भैया का ऐसा मानना, और मैं उसी पे आ रहा हूं, राजपूतों का थोड़ा इस समय मोह भंग है बीजेपी से थोड़ा। अब उसको रुझाने के लिए इस पे भी मैं एक टिप्पणी चाहूंगा, ब्रिजभूषण के लड़के को दिया, करण भूषण को, और रायबरेली से उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को दे दिया। हालांकि मनोज कुमार पांडे जो चीफ विप थे सपा के, पुराने समय से उनके साथ थे, उनको अमित शाह ये कह के ले गए थे कि आपको हम लड़ाएंगे। तो अब इसके मद्देनजर मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि करण भूषण जैसे व्यक्ति को, मतलब ब्रिजभूषण का टिकट काटने की हिम्मत नहीं कर पाए मोदी जी।
देखिए इस पे मैं खासतौर से ब्रजभूषण शरण सिंह का अपने क्षेत्र में जो दबदबा है, जो आसपास के इलाकों में जो उनका प्रभाव है, वो तो एक फैक्टर हमेशा से होता ही है। इसी के साथ में जो राजपूतों की नाराजगी है, अगर इस नाराजगी के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह का और उनके परिवार का भी पत्ता भाजपा ने साफ कर दिया होता, तो निश्चित रूप से कर्णभूषण को सपा से टिकट मिल जाता। और इस बात की उन लोगों ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। वो तो एक तरह से सपा की तरफ से इसका इंतजार भी किया जा रहा था कि भाजपा कब अपना टिकट घोषित करती है। तो भाजपा ने वो होने नहीं दिया और उन्होंने अंततः उनके बेटे को टिकट दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को ये काफी मुफीद साबित हुआ लगा होगा कि उनका एक बेटा विधायक है, जहां तक मैं सही बोल रहा हूँ, आप बताइएगा। एक बेटा जी उनका बड़ा विधायक, हाँ, जी जी और उनका अगर दूसरा बेटा सांसद बन जाता है तो वो एक बेटा विधायक हो गया, एक सांसद हो गया, और वो अपनी जो भी राजनीति जिस तरह की करती है उस राजनीति को करते रहेंगे। जो भी जिन कामों को करने का उन्हें शौक है और जिनके कारण उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है इस वक्त, तो वो सारे काम वो अपने राजनीति से मुक्त होकर करते रहेंगे। फिर तो हम लोग ये भी डिमांड नहीं कर पाएंगे कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि उनके पास कोई वैसा सार्वजनिक पद भी नहीं होगा। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार को टिकट देकर एक बार फिर से ही बता दिया है कि किस तरीके से इतनी शक्तिशाली पार्टी, जिसकी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत है, जहां वो दावा कर रही है कि 80 सीट जीत लेगी, किस तरीके से ये पार्टी दबाव में आ जाती है और कितनी आसानी के साथ दबाव में आ जाती है, ये इस बात का सबूत है। आपने अमेठी से लगी हुई जिन सीटों का जिक्र किया है, PL पूनिया बाराबंकी से सांसद रह चुके हैं, शायद 2019 में सांसद हुए थे वो, और अब फिर 2009 में 2009 में सांसद हुए थे, और अब फिर से उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। तो कांग्रेस यहाँ बड़ा अच्छा लड़ेगी इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव। और उत्तर प्रदेश में जंग जोरदार हो रही है, एक तरफा जंग नहीं हो रही है, ऐसा कि पहले सबको अंदाजा था। जी। मैं प्रोफेसर साहब एक और चीज, क्योंकि मैं ब्रजभूषण जी पे इसलिए अटका हुआ हूँ, पिछले हफ्ते जो प्रांजल रवन्ना वाला मामला हुआ कर्नाटक में, और उसके सीक्वेंस में ही ये देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार टिकट इसलिए कटेगा कि वो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि नहीं वो इस तरह के लोगों को पैट्रोनाइज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, वो आरोप से हटना चाहेगी। लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई। मैं थोड़ा प्रांजल रवन्ना पे भी आपसे समझना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसके लिए जग जाहिर है, जिसमें टिकट मिलने से पहले सार्वजनिक प्रदर्शन हुए थे, बीजेपी के सारे लोगों के पास ये सूचना थी, उसको ना केवल उसको टिकट दिया गया, बल्कि मोदी जी 14 अप्रैल को उसके मंच से जाके उसका वो किए, और आज वो कह रहे हैं ठीक है JDS ने उनको वो कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी हैज कम आउट क्लीन, या मोदी जी के ऊपर लोग मान रहे हैं कि नहीं ऐसे भाजपा अपने आप को काफी दबाव में महसूस कर रही है इस प्रश्न के ऊपर। अमित शाह का वो वक्तव्य आपने सुना होगा, इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा स्त्रियों का अपमान, बेइज्जती करने वालों का साथ कभी नहीं देगी, साथ नहीं रहेगी। ये एक तरह से जनता दल सेकुलर के लिए संदेश भी था कि चुनाव हो जाने दीजिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे, तो हमारी बदनामी हो रही है। और इसी बात को भांपते हुए ही जनता दल सेकुलर ने, कुमार स्वामी ने रेवन्ना को सस्पेंड, मुअत्तल भी कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो ये लोग कोशिश करेंगे कि ये उनकी मदद करते हुए फिलहाल न दिखें। लंबे अरसे में तो एक ही परिवार है, सब लोग मदद करेंगे, सब लोग बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो ये कांग्रेस ने भी दांव अपना बड़ा दिलचस्प तरीके से ये खेला। कांग्रेस को पता था कि ये सब है मामला इनके खिलाफ, तो भी कांग्रेस ने पहले दौर के मतदान से इस बात को इसकी पोल नहीं खोली। अगर कांग्रेस पहले दौर के मतदान से पहले इसकी पोल खोलती है, तो जो ओल्ड मैसूर में जो वोकलिगा वोट है, उस वोकलिगा वोट को लगता कि उसके ये देवगौड़ा के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और फिर सारे वोट जो है, जो वोकलिगाओं के बड़े नेता हैं देवगौड़ा, हमदर्दी उनके प्रति पैदा होती, और वो वैसे भी बहुत बूढ़े हैं, बीमार भी रहते हैं, तो उनकी तरफ वोट झुक सकते थे। इसलिए कांग्रेस ने 3-4-5 दिन इंतजार किया। जैसे ही वहां पर मतदान हुआ, उसके बाद ही तुरंत सरकारी मशीनरी हरकत में आई, और रेवन्ना और प्रज्वल को, दोनों को घेर लिया गया और उनको भागना भी पड़ा। तो इस कांग्रेस ने अपने पत्ते, मुझे लगता है, इस तरीके से खेले। नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, वहां पे उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, DK शिव कुमार, सिर्फ यही नहीं था, सिर्फ यही नहीं था प्रोफेसर साहब, वो ये भी देखना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से पेश किए जाने वाले सबसे बड़े और उभरते हुए वो वोकलिगा नेता। जी। इस वक्त देवगौड़ा के अवसान के बाद में
जो लगभग तकरीबन व्यवहारिक रूप से हो ही गया है, वो कुमार इस मामले में वोकलिगांव के नेता यही बनने वाले हैं, डीके शिव कुमार ही बनने वाले हैं। जी नहीं, और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी में एक पार्ट ये था, एक और निर्णय था कि मोदी जी को बेनकाब करना था कि किन लोगों के साथ खड़े होके किन के, क्योंकि पहले हो जाते तो मोदी जी अलर्ट हो जाते, फिर आते ही नहीं मोदी जी वहां, फिर मोदी जी कुछ ना कुछ अपना बदल लेते, तो वो भी शायद। मैं एक चीज और आपसे पूछ लूंगा, जी जी ये अब मोदी जी ने अभी 3 पत्रकारों को एक साथ, पांच पत्रकारों को एक साथ इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक जो बात कही, मुझे अभी भी वो समझने में नहीं आ रही। मोदी जी ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं संविधान बदल दूंगा, तो अभी तो 303 बीजेपी के हैं, एनडीए की हमारी 350-60 सीटें हो जाती हैं, और जो मेरी मित्र पार्टी हैं जैसे बीजू जनता दल, इन सबको लेके मैं 400 आता हूँ। वो बीजू जनता दल के सामने ठीक इलेक्शन लड़ रहे हैं उड़ीसा में, उनसे बीजू जनता दल इस समय, मतलब जो उसका मेन राइवल है, ऐसे में बीजेपी, मतलब मोदी जी का ये वक्तव्य इनोसेंट वक्तव्य नहीं था, वो कुछ उड़ीसा में उहापोह की स्थिति करना चाह रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखिए, पहले तो लगातार बीजू जनता दल चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो जाए, भाजपा भी चाहती थी समझौता हो जाए। नरेंद्र मोदी और बीजू जनता और नवीन पटनायक गलबहियां डालते हुए भी दिखे, तस्वीरें भी खिंचाई उनकी, वो सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें गई और प्रिंट मीडिया में और टीवी पर भी तस्वीरें दिखी। तकरीबन लोकसभा को लेकर दोनों के बीच में समझौता हो ही गया था, लेकिन भाजपा विधानसभा में भी अपना हाथ ऊपर रखना चाहती थी, जिसके लिए नवीन पटनायक ने मना कर दिया। भाजपा को लग रहा था कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसलिए ये थोड़े घबराए हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये समझौता करना चाहते हैं। लेकिन नवीन पटनायक ने कहा कि नहीं, कोई नथिंग डूइंग, हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम आपकी शर्तों के ऊपर वो नहीं करेंगे। मैं ये मानता हूं कि चुनाव के बाद में अगर नरेंद्र मोदी को नवीन पटनायक की जरूरत पड़ी और नवीन पटनायक की जरूरत पड़ी, वाईएसआर रेड्डी की जरूरत पड़ी, तो इन लोगों से भाजपा का समझौता नहीं हो पाया, लेकिन ये लोग भी अंततः भाजपा 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 की मदद करते हुए दिखेंगे, बशर्ते जो जो पूर्ण बहुमत में और भाजपा की सीटों में फासला थोड़ा कम हो। अगर ये फासला ज्यादा बढ़ता, मेरा मानना है, अगर नरेंद्र मोदी को 2072 से 50 कम सीटें मिलती हैं, तब ये लोग मदद नहीं करेंगे भाजपा की, जी तब ये जी लोग मदद करना शुरू करेंगे। वो चाहेंगे कि ये क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व वाली की एक सरकार बने, जिसमें उनके पास बार्गेनिंग पावर, सौदेबाजी की ताकत ज्यादा हो, अच्छे मंत्रिमंडल मिले। लेकिन अगर भाजपा के पास मान लीजिए 200 आप 60 या 255 सीटें आती हैं, 20-25 सीटें ही कम होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में एक बहुत बड़ी ताकत होगी, पूरी पूरी तरह वो डोमिनेट करेगी उस सरकार को। तो वहां इन लोगों को मंत्रिमंडल वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन इनकी हालत वही हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर की एक जमाने में हुआ करती थी। वो नाम मात्र के मंत्री थे, ये लोग नाम मात्र के मंत्री बनकर नरेंद्र मोदी की सरकार में रहेंगे। अगर जी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार बनती है, तो उसमें ये ऐसे मंत्री रहेंगे जिनको मंत्रालय के लिए भी अच्छी सौदा कर पाएंगे और उनको अधिकार भी होंगे अपना मंत्रालय चलाने के। तो ये इस जी तरीके से पूरी गठजोड़ राजनीति की बिसात तब इस तरीके से बिछेगी। जी। तो साहब, मैं चलते चलते एक प्रश्न इसलिए पूछ लूं कि वो अजीब से, मोदी जी ने शुरू किया, हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया, राम मंदिर मस्जिद नहीं चल पाया, अब आखिरी उन्होंने अपना अस्त्र निकाल लिया है पाकिस्तान, और वो राहुल गांधी को लगातार हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के, देखिए मंत्री ने उनकी वो की तारीफ की, और ये तो पाकिस्तान, जबकि ग्राउंड पे ये है कि कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री रहे, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, ये लोग पाकिस्तान कभी नहीं गए। पाकिस्तान जाने वालों में अटल जी, पाकिस्तान जाने वालों में मोदी जी, जो बिना बुलाए ही चले गए। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया पाकिस्तान लाने की क्या जरूरत थी? मोदी जी का नहीं, डेस्परेशन बिल्कुल। ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान को एक बार बिहार के चुनाव में ये लाएगी कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, तो ये सब लोग पहले कर चुके हैं, पहले भी नाकाम रहे और फिर नाकाम होंगे। देखिए, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पूरी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता भाजपा को जितने वोट मिलने हैं उतने मिलेंगे। जो भी वोट मिलेंगे वो इस कारण नहीं मिलेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था, इस कारण नहीं जी मिलेंगे भाजपा। फिरोज साहब, एक मैं इसलिए, क्योंकि मेरे अभी आप ही से पूछ लो आंकड़े, ये जो एक मसला और हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने 19 तारीख के वोट का अभी गिनने में 10 दिन लगाए, मतलब बताने में 6% वोट प्रतिशत बढ़ा के बताया, और अभी भी
क्षेत्र वाइज डिटेल नहीं आया। इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, मतलब लोगों के मन में कुछ चुनाव आयोग ने साख पूरी तरह गिरा ली है। एक जमाना था जब अकेला एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो पूरे चुनाव अच्छी तरह करा देता था, कोई विवाद नहीं उठता था, कुछ नहीं होता था। अब 3-3 चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयोग के पास छोटा मोटा स्टाफ नहीं है। चुनाव आयोग के पास एक बहुत बड़ा अमला है, बहुत सारे विभाग हैं उसके अंदर, हर विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी इंचार्ज होता है वहां पर। कहना ही जा रहा था कि खुद चुनाव आयोग ने कहा है, और इस बात को हम सब लोग पहले से जानते हैं कि हर पार्टी जब किसी मतदान केंद्र के ऊपर मतदान पूरा होता है तो उसमें जितने वोट पड़ते होते हैं उस पर जितने वहां पर पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं उनके दस्तखत होते हैं उसके नीचे। उसी कागज को डिजिटली चुनाव आयोग के दफ्तर भेजा जाता है, हेड मुख्यालय भेजा जाता है, उसी को जोड़ बाकी गुड़ा भाग करके प्रश्न निकाल के देश की जनता के सामने रखा जाता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वो अभी तक क्यों नहीं कर पाए? उनको बताना चाहिए चुनाव आयोग को भाई कि पहले दौर के 19 तारीख वाले दौर के आपने 11 दिन लगा दिए, दूसरे दौर को आपने 3 दिन में बता दिया, तो अभी भी आपने पूरे आंकड़े नहीं दिए हैं। तो ये चुनाव आयोग की बहुत ज्यादा गिर चुकी है और इन्होंने पूरे माहौल को संदिग्ध बना दिया है। और मुझे लगता है कि ये इसकी जो अक्षमता है, अगर ये अक्षमता है तब भी अक्षम है, और अगर इसके अंदर कोई बदनीयती है तो वो तो अक्षम है ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।